हेलो स्टूडेंट्स, आइए राज्य व्यवस्था जिसका आज सेकेंड लेक्चर है और हमारा जो टॉपिक था जिसमें हम संविधान का भारत में विकास या भारतीय संविधान की जो विकास की यात्रा है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। और इसमें संवैधानिक विकास के चरण में हमने पार्ट 1 में इसकी प्रीवियस वीडियो में जो 1800 से पहले की जो घटनाएँ हुई जो संविधान को कहीं न कहीं से प्रभावित करती हैं और भारत में संविधान के विकास की एक नींव को रखती हैं, जिसमें आपका पहला पॉइंट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी चर्चा हम लोगों ने की। इसके बाद हमने देखा 1784 का आपका जो आया था पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। और इसके पहले 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, है ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, इन तीनों एक्ट के बारे में और इन तीनों से क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हुई इंडिया में उसका हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज हम 1800 के बाद की जो संवैधानिक विकास में माइलस्टोन घटनाएं हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे आपसे। तो 1800 के बाद अगर आप देखिए तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो कंपनी का शासन भारत में था उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, है ना। और कई सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि लगभग 20-20 साल के अंतराल पर भारत में शासन को चलाने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा नए नए नियम को पास किए गए, जिनको हम चार्टर अधिनियम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले 1813 का चार्टर आया, फिर इसके 20 साल बाद 1833 में एक चार्टर आया और इसके ठीक 20 साल बाद 1853 में ये 3 चार्टर अधिनियम भारत में रेगुलर करके लाए गए। ठीक, तो 1813 का चार्टर अधिनियम जिसकी चर्चा हम करेंगे और इनके क्या क्या प्रावधान थे और भारत के संविधान में जो चीज़ें आई वो किस तरीके से और कहाँ से आई उनका सोर्स आपको समझ में आएगा। इसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम, और इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1700 के बाद जो 1800 के बाद ये 3 प्रमुख कानून आपको पहले मिलेंगे। 1853 के बाद एक बड़ी घटना घटित होगी भारत में। आप जानते हैं अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध 1857 की क्रांति, और फिर 1858 में एक नया नियम आएगा जिसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन पहले इन 3 चार्टरों को हम ढंग से देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है 1813 का चार्टर अधिनियम। आइए तो सबसे पहले 1813 का चार्टर अधिनियम देखते हैं। इसके तहत देखिए जो सबसे पहला प्रावधान किया गया आपका वो ये किया गया कि जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, ईसाई मशीनरी जो थी, इनको भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई 1813 के चार्टर से, है ना। क्योंकि आप देखिए कि अंग्रेज जब आए शुरू में तो उन्होंने इस पर बैन लगाया था, क्योंकि भारत में आपको मालूम सबसे पहले 1498 के आसपास 1498 में वास्को डी गामा आया था। और इसके बाद से मतलब सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपियन को अगर हम देखें तो पुर्तगाली भारत आए, और पुर्तगालियों की सत्ता भारत में इस्टेब्लिश नहीं हो पाई या ख़त्म हो गई। उसका एक रीज़न यह भी था कि पुर्तगालियों ने बहुत तेज़ी से धर्म प्रचार आते ही प्रारंभ कर दिया था, अपने धर्म को प्रचारित करने लगे थे और लोगों को कन्वर्ट कराने लगे थे, जो कहीं न कहीं इनके पतन में एक प्रमुख कारक बना। तो जब अंग्रेज शुरू में आया तो उन्होंने इसको बैन लगा रखा था कि नहीं, कोई मिशनरी जाकर भारत में प्रचार नहीं करेगी। लेकिन 1813 के चार्टर में एक प्रमुख प्रावधान किया गया, और ये पॉलिटी के अकॉर्डिंग से नहीं, मतलब पॉलिटी नहीं, राज्य व्यवस्था नहीं, इतिहास के दृष्टिकोण से काफ़ी प्रमुख है कि ईसाई मसीहियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति 1813 के चार्टर अधिनियम से मिली। इस अधिनियम का एक और प्रमुख जो पार्ट था उसमें यह था कि जो ब्रिटिश सरकार है भारत में, वह भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। अभी भी देखिए शिक्षा पर बजट का कितना होना चाहिए। बहुत सारी रिपोर्ट में कहा गया 6% से ज़्यादा होना चाहिए भारत की कुल जीडीपी का। ये हमेशा, तो ये उस समय भी एक विमर्श का मुद्दा था कि शिक्षा पर जो ब्रिटिश सरकार है उसे भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करना चाहिए। यह भी इस अधिनियम के तहत तय किया गया।
इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था, ठीक, यानी कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत से व्यापार करने के लिए इस कंपनी को एक अधिकार मिला हुआ था कि भारत से व्यापार सिर्फ यही कंपनी करेगी, कोई दूसरी इंग्लैंड की कंपनी आकर व्यापार नहीं कर सकती। इसी को कहते हैं एकाधिकार, है ना। इसको समाप्त कर दिया गया, मतलब आंशिक रूप से समाप्त हुआ, बाकी पूर्ण रूप से समाप्त होगा आपका 1833 के चार्टर अधिनियम में, यानी आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। मतलब अब और भी कंपनियां आकर के भारत से व्यापार कर सकती हैं इंग्लैंड की, ठीक। तो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त। जो बचा था वो क्या बचा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से जो चाय का व्यापार था, ये व्यापार कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, यह सुनिश्चित किया गया, इसको रखा गया, है ना। और भारत के बगल में ही भारत का एक पड़ोसी देश था चीन के साथ ही व्यापार को इस पर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया, इसलिए कहा था आंशिक रूप से समाप्त। तो ये प्रमुख 3 प्रावधान थे। इनका राज्य व्यवस्था में यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। हाँ, धर्म प्रचार, और जब हम पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष की बात करेंगे या जब फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कैसे अल्पसंख्यकों को अपने धर्म का प्रचार करने का यहाँ पर अधिकार मिला हुआ है। तो उस समय भी आपको चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो धर्म प्रचार भी एक संविधान में या राज्य व्यवस्था में प्रमुख मुद्दा रहेगा, ठीक। ईसाई मसीहियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली थी कब, 1800 चार्टर अधिनियम से। ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेट सुपर टेट में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको टीचर बनना है तो शिक्षा पर, है ना, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान सबसे पहले 1813 के चार्टर अधिनियम में किया गया। इतिहास के दृष्टिकोण से यह तीसरा बिंदु, जिसमें भारतीय व्यापार पर एकाधिकार क्या होता है कि केवल सिर्फ एक ही कंपनी क्या करेगी, अधिकार करेगी, मतलब व्यापार करेगी, ऐसे को बोलते हैं व्यापार पर एकाधिकार, जो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के द्वारा मिला हुआ था, जिसे आंशिक रूप से 1813 चार्टर में समाप्त कर दिया गया। अभी जब हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे 1833 चार्टर, तो वहाँ पे ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक। इसको आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए 1833 चार्टर अधिनियम देखते हैं। अब देखिए, इस नियम के तहत जो किया गया, इस नियम का जो मुख्य उद्देश्य था वह भारत में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया थी, विधि निर्माण पहले तो कौन करेगा और दूसरा इसका जो प्रोसेस है इसको डिसाइड किया गया इसमें, है ना। यानी कि प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होगा विधि निर्माण का, ठीक। तो 1833 चार्टर अधिनियम में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक भारतीय व्यापार को नियंत्रित करती थी, यह एकाधिकार इससे ख़त्म कर दिया गया और अब इसका काम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना रह गया, मतलब कि जो एकाधिकार था वो पूर्ण से समाप्त हो गया, व्यापार का काम इससे खत्म कर लिया गया। अब यह ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर क्या करती थी, रूलिंग करने का काम इसका प्रमुख हो गया, ठीक। इसके बाद आप देखिए कि जो अब तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, है ना, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, 1833 के चार्टर के तहत उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि संपूर्ण जो भारत में जितने भी ब्रिटिश इलाके हैं उन सबका गवर्नर जनरल अब वो कहलाया जाने लगा, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल, ठीक। और इस तरीके से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में आपको ये नाम मिलेगा, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। जब गवर्नर पूछा जाएगा तो सबसे पहला गवर्नर क्लाइव, ठीक। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, क्लाइव है। गवर्नर जनरल की बात होगी, यानी बंगाल का ही गवर्नर जनरल पूछा जाता है अक्सर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। और ये कब बना था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है ना, जिसकी चर्चा आप प्रीवियस वीडियो में हो चुकी है। और आज हम पढ़ रहे हैं बंगाल गवर्नर जनरल किस नाम से हम जानेंगे, भारत के गवर्नर जनरल के नाम से। और यह कब होगा, 1833 चार्टर अधिनियम एक्ट के तहत। और ये कौन बनेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है।
और भारत में सभी नागरिक शक्ति यानी कि नागरिकों के लिए क्या नियम होंगे, नागरिक संबंधित शक्ति और सैन्य शक्ति, सब पावर इसको ब्रिटिश संसद के द्वारा दे दिया जाएगा। बेंटिंग को नहीं, मतलब भारत का गवर्नर जनरल जो भी होगा इसके बाद भी लोग आएंगे, यानी कि अब नागरिक शक्ति और सैन्य शक्ति सब इसके पास आ गया। यही इनसे संबंधित और इनसे संबंधित नियमों को भारत में बनाएगा। यह एक महत्वपूर्ण जो काम 1833 चार्टर अधिनियम से किया गया वह यहाँ पर हुआ था। ठीक, इस पॉइंट को आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करेगा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो जो दो अन्य प्रेसिडेंसियाँ थी, मद्रास और बम्बई, इन दोनों प्रेसिडेंसियों से जो विधि के निर्माण करने का अधिकार था वो छीन लिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। विधि का निर्माण अब ये प्रेसिडेंसियाँ नहीं करेंगी बल्कि भारत का गवर्नर जनरल ही करेगा। ठीक, यानी कि अब मद्रास और बम्बई विधि का निर्माण अलग अलग नहीं करेंगी। कहीं न कहीं अपने शासन को अब ब्रिटिश क्या कर रहा है, सेंट्रलाइज कर रहा है, केंद्रीकृत कर रहा है। ठीक, तो ये एक माइलस्टोन चेंज है जिसको आप नोट कर लें। और देखिए तो 1837 चार्टर अधिनियम में और क्या क्या हुए। इसके बाद आप देखिए कि एक विधि आयोग बनाया गया। भारत में जो कानून थे उनका वर्गीकरण किया गया। पहले तो कौन से कानून किस प्रकार के हैं, है ना, कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई। और इस विधि आयोग का अध्यक्ष वही एक व्यक्ति है जो हमेशा से भारतीय शिक्षा को या भारतीय पुराणों के ज्ञान को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता को, ब्रिटिश शिक्षा की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास करता है, लॉर्ड मैकाले। तो विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना, लॉर्ड मैकाले। ठीक, विधि आयोग क्या है, कानूनों का वर्गीकरण करेगा कि भारत में बहुत सारे ऐसे कानून थे जो परंपराओं के आधार पर थे, सामाजिक रूप से स्थापित थे। ठीक, तो उसका वर्गीकरण करने के लिए, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है 1837 चार्टर अधिनियम में। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि दास प्रथा की समाप्ति की जाएगी। यानी जो दास प्रथा है, दास सिस्टम है ना, इसको गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। गैर कानूनी घोषित किया गया, यानी भारत में कोई दास नहीं रहेगा, है ना। तो दास प्रथा समाप्त हुआ 1833 की चार्टर अधिनियम। बेंटिंग के समय में इतिहास के लिए बार बार कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो दास प्रथा भी यहाँ से आपका क्या होगा, समाप्त होगा। और इस तरीके से ये आपका चार्टर अधिनियम था 1837 का। यानी इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हैं आप ध्यान रखिएगा कि भारत में जो कानून निर्माण होंगे उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इस पर चर्चा की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। साथ ही साथ मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनकी विधायकी शक्तियाँ, उनको विधायी शक्तियाँ जो थीं, कानून बनाने की जो शक्ति थी उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कुल मिलाकर के बस जो भारत का गवर्नर जनरल था वही कानून बनाएगा और पूरे भारत पर जो ब्रिटिश क्षेत्र है भारत में उस पर लागू होगा। ठीक, तो इस तरीके से 1833 का चार्टर अधिनियम। आइए 1853 जो आखिरी चार्टर है, चार्टर के बारे में बात कर लेते हैं इसका, कि इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए। तो यहाँ पर देखिए जो इसका प्रावधान था, सबसे पहले ये था कि जो विधायी शक्तियाँ थीं और जो प्रशासनिक शक्तियाँ थीं इनको पूर्ण रूप से अलग अलग किया गया। ठीक, यानी कि जो विधायी, यानी कि जो विधायिका का काम है, विधायिका को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया, प्रशासनिक कार्य से अलग। ठीक, किसका, अच्छा ये दोनों काम कौन कर रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो गवर्नर जनरल अकेले तो था नहीं, इसकी अपनी एक क्या थी, परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद थी। यह दोनों काम करती थी, विधायिका का भी और प्रशासनिक कार्य भी। अच्छा ये दोनों कार्य हैं क्या, तो आज भी देखिए विधायिका यानी कि विधि बनाने का जो काम है और प्रशासनिक कार्य यानी कार्यपालिका जो उसको क्या करती है, लागू करवाती है। तो कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका का विधायिका से पूर्ण अलगाव की बात किया जाता है ना, वो यहीं पर है। और अभी भी आप देखेंगे कि राज्य में जब जिले स्तर पर आप आएंगे तो विधायिका और प्रशासनिक कार्य कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं, है ना। तो इसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ बस आप इतना ही समझिएगा कि जो कानून बनाना है और जो कानून को लागू करवाएगा उन दोनों कार्यों को वर्गीकृत किया गया, अलग अलग किया गया। ठीक, और ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, जब यह विधायिका यानी कि विधि बनाने का काम करती थी, तो ऐसे तो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य होते थे गवर्नर जनरल को लेकर के,
लेकिन जब यह विधायिका काम करती थी उससे 12 सदस्य यानी 6 और सदस्य जुड़ जाते थे, ठीक। और प्रशासनिक कार्यों के लिए यही 6 सदस्य ही कार्यपालिका के रूप में काम करते थे। आज भी आप देखिए जो नियम बनाने का काम है तो संसद, और इस संसद में कौन कौन शामिल है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम भारत सरकार की बात करें, है ना, तो इस संसद में 3 लोग शामिल होते हैं जो विधायिका का काम करते हैं, कानून निर्माण का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रशासनिक यानी कार्यपालिका की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्यपालिका में सिर्फ और सिर्फ कौन आता है, प्रेसिडेंट, और जो आपके क्या हैं, मिनिस्टर्स हैं, यानी कि मंत्रिमंडल जो पूरा है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, बाकी अन्य जो स्टेट मिनिस्टर हैं, इसको मिला करके ये क्या बन जाता है, आपका कार्यपालिका बन जाता है ना। तो कहीं ना कहीं इनकी तुलना में इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, और यह पैटर्न पहले से ही चला आ रहा है। विधायिका में 12 होंगे, प्रशासनिक कार्यों के लिए 6 होंगे, है ना। तो इसको आप यहाँ पर समझेंगे। ठीक, तो 1853 चार्टर अधिनियम से एक जो महत्वपूर्ण काम किया गया वो यही किया गया कि विधायिका में 12 होंगे और प्रशासनिक कार्यों के लिए 6 होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। और इसमें से तो यही विधायिका जो होगा वो संपूर्ण भारत के लिए नियम कानून बनाएगा, ठीक। संपूर्ण भारत के लिए विधि का निर्माण यानी कानून का निर्माण करेगी, ठीक। और यानी कि यही विधायिका आगे चल करके क्या होगी, लघु संसद के रूप में हो जाएगी, एक छोटे संसद के रूप में कार्य करेगी। यानी जो संसद का कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं 1853 के चार्टर से इस्टेब्लिश हुआ भारत में, है ना, ठीक। और इसके बाद जो दूसरा प्रमुख कार्य इस चार्टर के तहत हुआ था, तो जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जैसे आप IAS का एग्ज़ाम कहते हैं, ठीक। उस समय IAS का एग्ज़ाम जो था, इसका नाम IAS तो नहीं था पहली बात तो, है ना, ये इंग्लैंड का यानी कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के नाम से होता था, और इसमें भारतीयों को भाग लेने की सिविल एग्ज़ाम में छूट नहीं थी। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम से सिविल सर्विसेज में भारतीयों को प्रतिभाग करने की अनुमति मिली। मतलब कि भारतीय भी इसमें भाग ले सकते हैं और वह अपना जैसा भी होगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट और रिजेक्ट होंगे, परीक्षा में भाग ले सकते हैं, है ना। तो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भाग लेने की इनको छूट मिली। ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो 1853 के चार्टर अधिनियम से थे। इसके बाद आप देखेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे इसमें, तो ये चार्टर तीनों हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो पुनः जो अंग्रेजों ने डिसाइड किया था कि वो 20 साल बाद ही कोई नया कानून लेकर के आते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई बीच में, ठीक। और आप देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी, इतिहास में आप पढ़े होंगे, तो उसके कारण से बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा होंगे, राज्यों में असंतोष होगा, और 1857 की क्या होगी, क्रांति होगी। से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं सावरकर जी के द्वारा। तो इसके बाद तुरंत भारत में जो संवैधानिक प्रावधान है, जो चीज़ें, नियम कानून हैं, उनको बदलने के लिए एक तत्काल नियम लेकर आया जाएगा 1858 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक। तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे। 1858 का जो नियम आया उसको क्या कहते हैं, इसको आप यहाँ नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे 1857 की जो क्रांति थी उसके परिणाम स्वरूप तुरंत एक नियम लाया गया भारत में, जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया है। भारत शासन अधिनियम, ईयर इम्पोर्टेंट है 1858, 1858 में, है ना, भारत शासन अधिनियम लाया गया। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया, तो कंपनी से जो ब्रिटिश क्राउन था उसने, ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से सत्ता अपने हाथ में ले ली। कौन सी कंपनी से, वही ईस्ट इंडिया कंपनी से, है ना। यानी कंपनी की सत्ता अब भारत में समाप्त हो गई। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से सत्ता अपने हाथ में ले ली, ठीक। और जब ऐसा किया उन्होंने तो क्या हुआ, देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के निदेशक थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल
बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो हम पढ़े थे 1781 ईस्वी, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक, इन दोनों को क्या कर दिया गया? इस अधिनियम के तहत पहली बात ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी सत्ता अपने हाथ में ले ली कि अब कंपनी का शासन नहीं रहेगा, अब ब्रिटिश जो क्राउन है वह स्वयं भारत में शासन व्यवस्था को देखेगा। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इनके पदों को समाप्त कर दिया गया, इनके पदों को समाप्त कर दिया गया। ठीक, और आप देखिए कि ये दोनों अलग अलग रूल चलाते थे, और यही से हमने आपको बताया था कि भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी एक्ट ऑफ सेटलमेंट से, लेकिन जब इन दोनों के पदों को समाप्त कर दिया गया तो भारत में कहीं न कहीं द्वैत शासन क्या हो गया? एक बार फिर समाप्त हो गया, द्वैत शासन की समाप्ति। ठीक, और पुनः भारत में द्वैत शासन को आगे नियमों के तहत इस्टेब्लिश किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बार ड्यूअल जो रूलिंग थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। तीसरा जो प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश क्राउन ने अपने प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, जो गवर्नर जनरल था, अब वह क्या कहलाया जाने लगेगा? वायसराय। गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का नाम दे दिया गया, क्योंकि ये वायस माने क्या होता है? प्रतिनिधि, यानी आवाज़, राय माने राजा। अब ये राजा के प्रतिनिधि के रूप में भारत का काम करेगा, और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए भारत का प्रथम वायसराय की अगर हम बात करें, भारत के प्रथम वायसराय तो कौन बनेगा आपका? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, यानी अब आपको गवर्नर जनरल के नाम नहीं मिलेंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब वायसराय मिलेगा कौन आपको? लॉर्ड कैनिंग, जो इसके पहले क्या था? गवर्नर जनरल था। ठीक, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग हो गया 1858 में। ठीक, द्वैत शासन की समाप्ति हो गई। तो ये इसमें प्रावधान किए कि इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया कि भारत में जो शासन व्यवस्था है इसको राज्य सचिव और उसकी समिति के द्वारा देखा जाएगा। एक पद बनाया गया राज्य सचिव, वह इनकी समिति होगी जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे, और इनके द्वारा ही भारत में शासन व्यवस्था को देखा जाएगा। यह पूरी समिति कहाँ होगी? ब्रिटेन में होगी। ये ब्रिटेन से ही कार्यभार देखेगी, और इसका, लेकिन इस समिति का जो खर्च होगा वह भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये इस तरीके के प्रावधान किए गए, है ना, कि भारत में जो शासन व्यवस्था होगा वह एक राज्य सचिव और उसकी समिति के माध्यम से देखा जाएगा, जिसमें 15 सदस्य होंगे, और इनका खर्च भारत के राजस्व से दिया जाएगा। यह समिति ब्रिटेन में रह करके काम करेगी। ठीक, और इस समिति का जो अध्यक्ष होता था, जो राज्य सचिव होता था, वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही कोई न कोई मंत्री बनाया जाता था। तो ऐसा प्रावधान किया गया था। बाद में गांधी जी अपने आंदोलनों में इस पद और इस पर खर्च की जो बात होगी उसको समाप्ति की मांग करेंगे। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो इसलिए भारत शासन अधिनियम काफ़ी प्रमुख हो जाता है। अब लोगों में एक उम्मीद जगेगी कि जैसा, क्योंकि अब तक शासन किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अगर कंपनी का शासन समाप्त होता है और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, मतलब जो ब्रिटिश की महारानी महाराजा हैं, उनके हाथ में सत्ता चली गई, तो जो उस समय के इंटेलेक्चुअल लोग थे, शिक्षित लोग थे, जो ब्रिटेन में जाकर के व्यवस्थाओं को देख करके आए थे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक आस जगी थी, एक उम्मीद जगी थी कि अब भारत में भी ब्रिटेन जैसी व्यवस्थाएं होंगी। ठीक, तो उस समय का जो विरोध था कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल में करने के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए। पॉलिटी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि द्वैत शासन की समाप्ति हुई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ इनके पदों को समाप्त कर दिया गया, और कंपनी की सत्ता को सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय कहलाने लगा, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक, इतनी सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर हुई, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए, तो अगला जो नियम था भारत परिषद अधिनियम 1861, है ना। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए संवैधानिक घटनाक्रम में, क्योंकि इससे भारत सरकार में मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है, भारत सरकार में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई, जिसे हम पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। अलग अलग कार्यभार के लिए अलग अलग क्या होंगे? मंत्रालय होंगे। आज भी आप देखते हैं जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो उस तरीके की व्यवस्था की नींव 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत रखी गई। और इस समय नियम बनाने के लिए वायसराय को ब्रिटिश संसद के द्वारा
कुछ अधिकार दिए गए थे और उन्होंने इसी अधिकारों का उपयोग करते हुए यह व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही जो आपके लिए है इस व्यवस्था के लिए कि भारत सरकार में जो मंत्रियों की अलग अलग व्यवस्था, जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, इसको लागू किया गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसमें। दूसरी बात आप देखेंगे भारत परिषद अधिनियम के तहत ही जो विधायिका थी यानी जो विधानसभा थी इसका विस्तार किया गया और इसमें कुछ भारतीयों को भी शामिल किया गया। और सबसे पहले जो 3 लोगों को विधानसभा में शामिल किया गया, मनोनीत किया गया वायसराय के द्वारा, उसमें आप देखेंगे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सर दिनकर राव को शामिल किया गया। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बनारस के महाराज को, पटियाला के महाराज को और सर दिनकर राव को। ये 3 लोगों को जो है इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया इस अधिनियम के तहत, है ना। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव कहाँ से होती है, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही ये चीज़ें इंस्पायर्ड हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये 2 प्रावधान थे। भारत सरकार ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखना, विधायिका का विधानसभा में ये 3 भारतीयों को पहले शामिल किया गया, जिसमें बनारस के महाराजा को शामिल किया गया, पटियाला के महाराज को शामिल किया गया और सर दिनकर राव को। इसके अलावा ही वायसराय को कुछ और भी विशेष शक्तियाँ दी गई, जैसे कि आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आज भी देखिए राष्ट्रपति को और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना। तो वायसराय को अध्यादेश, लेकिन विषम परिस्थितियों में ही, है ना, वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करना। आइए यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में ही हम अध्यादेश की चर्चा कर लेते हैं। अध्यादेश का मतलब देखिए जो विधि होती है, जो कानून होता है, उसको बनाने का जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले अगर हम केंद्र सरकार के कानूनों को देखें तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में रखा जाएगा विधेयक को, और वो विधेयक वहाँ से पास होगा, फिर दूसरे सदन से पास होना चाहिए, और फिर प्रेसिडेंट के द्वारा उस पर हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून आपका अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभाएँ हैं, और जहाँ जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि जो विधान परिषद है, इन दोनों सभाओं से पास होने के बाद राज्यपाल या गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद वो आपका कानून बन जाता है। लेकिन आपातकालीन स्थिति में, जबकि लोकसभा और राज्यसभा वर्किंग में नहीं है, जब इनके बैठक नहीं चल रही है, या विधानसभा या विधान परिषद की बैठक या सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय यदि किसी नियम कानून को बनाने की आवश्यकता पड़े तो प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति के पास, अगर आप अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को, और ऐसे ही जब राज्य की शक्तियों को हम देखेंगे तो वहाँ पर अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को राज्य में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ठीक है यहाँ पर वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में अध्यादेश के प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा वह भारत शासन अधिनियम 1935 से होगा, क्योंकि वहीं से इसको लिया गया है, यहाँ से नहीं लिया गया। ठीक, यहाँ पर वायसराय को दिया गया था, वहाँ पर वह अलग अलग विधायिका और कार्यपालिका प्रमुखों को देखा जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन हाँ, अध्यादेश की शुरुआत यहीं से मानी जाती है 1861 में। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में जब भी पूछेगा कि कहाँ से लिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के जब हम स्रोत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो 1935 का अधिनियम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भारत संविधान आज का है इसका 2/3 पार्ट वहीं से लिया गया है, तो यह भी उसी में आएगा। तो क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखिएगा, हाँ, कॉन्सेप्ट या संकल्पना सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होती है उसकी। ठीक, तो ये आप नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट नियम की चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके तहत जो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद थी, इनमें देखिए 2 प्रकार के सदस्य होते थे। एक तो होते थे सरकारी और दूसरे होते थे गैर सरकारी। तो सरकारी का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अंग्रेज, और गैर सरकारी का मतलब यहाँ पर क्या है, भारतीय। ठीक है,
तो अब तक जो भारतीय, अभी हमने आपको बताया इसके पहले वाले में कि 3 लोगों को कैनिंग ने 1862 में मनोनीत किया था। जो 1861 का अधिनियम था उसी के तहत 1862 में सर दिनकर राव को, पटियाला के महाराज को और बनारस के महाराजा को मनोनीत किया गया था 3 सदस्यों को। अब यहाँ पर इन गैर सरकारियों के लिए हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया, लेकिन इनको सीमित रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से चुनने का अधिकार दिया गया। मतलब कुछ लोग ही जिनको कहे भाई ठीक है आप हिस्सा ले सकते हैं, अब इनमें से क्या करिए, लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए आप। इलेक्ट शब्द वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया, सेलेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो चुनाव शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ गैर सरकारी सदस्यों को चुनने का प्रावधान यहाँ पर किया गया था केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में। यानी अब कहीं ना कहीं चुनाव की परिकल्पना यहाँ पर चलेगी आगे, ठीक। और इसके बाद इसमें जो भारत परिषद अधिनियम में एक सबसे लास्ट बिंदु है वो ये था कि जो आपका राजस्व और बजट था, राजस्व, व्यय और बजट, इस पर इस विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक। क्या दिया गया? प्रश्न पूछने का अधिकार, कि ठीक है आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक। ऐसा नहीं है कि अब आप जो है इसमें जब ये मतलब आपका बजट पास हो रहा हो तो आप वहाँ पे मतदान करेंगे या आप उसे रोक सकते हैं, ऐसा कोई अधिकार नहीं। बस हाँ आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये अलग बात है कि जो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद है या जो वायसराय वो जवाब दे न दे उसके ऊपर है, ठीक। तो प्रश्न पूछने का एक अधिकार आपको केवल मिल गया था, ये 1892 तक में। और ऐसा जानते हैं क्या कैसे हुआ था? ये जो परिणाम हुए थे 1890 से लेकर के 1891 तक, ये जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उसमें जो प्रस्ताव पास हुए थे उन्हीं के दबाव में ही ये परिषद अधिनियम लाया गया था जिसमें ये व्यवस्थाएं की गई थी, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे 1900 के बाद ही घटना, जो हम पार्ट 3 में इसको चर्चा करेंगे, संवैधानिक विकास चरण भाग 3 में, जिसमें हम 1900 के बाद के घटनाक्रम को देखेंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा कि 4 अधिनियम हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। एक 1909 का, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर 1935 भारत शासन अधिनियम और सबसे लास्ट में 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। इन 4 अधिनियमों से ही हमारा पूरा संविधान का जो विकास के जो चरण है वो पार्ट 3 में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और हमारा ये सेक्शन जो है क्या होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ों को आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे ही ये सेक्शन कंप्लीट होगा हम एक क्वेश्चन का सीट बना करके 50 या 30 क्वेश्चन का PDF के फॉर्मेट में इसी वीडियो में नीचे लिंक में आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।